नमस्कार, मैं हूं खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। सीवरेज पाइप बंद करने से आमने सामने हुए कॉलोनीवासी, पुलिस को पहुंच करनी पड़ी समझाइश। गेहूं खरीद के जन आधार ऑनलाइन पंजीकरण की अनिवार्यता हो समाप्त। व्यापारियों, किसानों और मजदूरों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। अस्पतालों में लगी खांसी जुकाम के लक्षण वाले मरीजों की कतारें, कोविड का मंडराया खतरा। अबोहर से सालासर के लिए रोडवेज बस सेवा सोमवार से, एक्सप्रेस सेवाओं और अन्य वॉल्वो बसों में 30% की छूट। अब खबरें विस्तार से। गेहूं खरीद में उत्पन्न हो रही समस्याओं के निस्तारण की मांग को लेकर जंक्शन टाउन, टिब्बी, तलवाड़ा, पीलीबंगा सहित जिले की धान मंडियों के व्यापारियों, किसानों और मजदूरों ने कलेक्टर रुक्मणी रियार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि राज्य सरकार की ओर से राजस्थान में लागू बोनस योजना के समय पंजाब और हरियाणा से गेहूं की आवक को रोकने के लिए समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करने, गिरदावरी और जन आधार कार्ड अनिवार्यता की शर्त लगाई गई थी, परंतु अब गेहूं खरीद पर सरकार की ओर से बोनस नहीं दिया जा रहा। इसलिए राजस्थान के सीमावर्ती राज्यों हरियाणा, पंजाब से गेहूं यहां आने की कोई संभावना नहीं है। सरकार गेहूं खरीदना चाहती है, परंतु इतनी अधिक दस्तावेजी औपचारिकता, जनाधार, ऑनलाइन पंजीकरण और गिरदावरी की अनिवार्यता वर्तमान समय में है कि किसान पूरी नहीं कर सकता। औपचारिकताएं पूर्ण करने के बाद भी गेहूं एक दिन में नहीं बेची जा सकती। अगर दूसरे या तीसरे दिन किसान को दोबारा गेहूं लानी पड़े तो फिर वही प्रक्रिया दोबारा पूरी करनी पड़ेगी। संभावना ये भी है कि उस जन आधार कार्ड पर दोबारा गेहूं विक्रय भी नहीं की जा सकती। इस दस्तावेजी अनिवार्यता की दुविधा से बचने के लिए किसान को अपनी गेहूं 50 से 100 रुपए प्रति क्विंटल मंडी में ही गेहूं बेचना चाहेगा और सरकार की ओर से दिए जा रहे एमएसपी मूल्य का लाभ से वंचित रह जाएगा। बारिश से प्रभावित 100% लस्टर लॉस की छूट दिए जाने की मांग करते हुए ज्ञापन में बताया गया कि वर्तमान समय में किसानों को बेमौसमी बरसात से भारी मार झेलनी पड़ रही है। इससे भी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। कृषि जिस बारिश से प्रभावित हुई है, बारिश की वजह से गेहूं की चमक में कमी आई है, इस कारण किसान परेशान हैं। सरकार की ओर से लागू दस्तावेजी अनिवार्यता के चलते चमकवहीन 100% गेहूं जिसे सरकार की ओर से एफसीआई के जरिए खरीद नहीं किया जा रहा, इससे किसान अपने गेहूं की फसल राजस्थान राज्य में पड़ोसी राज्यों जिनमें दस्तावेजी अनिवार्यता लागू नहीं है वहां ले जाने के लिए विवश हो रहा है। इससे राज्य को राजस्व की आर्थिक हानि तो होगी ही, राज्य की जन कल्याणकारी योजनाओं एपीएल, बीपीएल आदि में गेहूं वितरण के लिए अन्य राज्यों से अतिरिक्त धनराशि खर्च कर मंगवाना पड़ेगा। ज्ञापन के जरिए हनुमानगढ़ जिले के व्यापारी जो नियत सामान पर अपना टैक्स भरते हैं, इसे राज्य सरकार की ओर से विभिन्न जन कल्याण के लिए योजनाएं, निःशुल्क चिकित्सा सेवा, बिजली पानी, सब्सिडी वाला गैस सिलेंडर इत्यादि का वितरण किया जाता है। व्यापारी और किसान अनावश्यक दस्तावेजी अनिवार्यता के चलते परेशान हैं। किसानों, व्यापारियों और मजदूरों ने इन मांगों पर विचार नहीं किए जाने पर मजबूरन हड़ताल जैसे कदम उठाने की चेतावनी दी। इस मौके पर फूड ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन संस्था अध्यक्ष संतराम जिंदल, जिला खाद्य व्यापार संघ कोषाध्यक्ष एवं व्यापार मंडल जंक्शन अध्यक्ष प्यारेलाल बंसल, व्यापार संघ संस्था हनुमानगढ़ अध्यक्ष राजकुमार सोडा सहित जिला खाद्य व्यापार संघ सचिव अजय सराफ आदि मौजूद थे। कलेक्टर साहब ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹਨੂਮਾਨਗढ़ ਔਰ ਜੰਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹੈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਲੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਪਨ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾ ਰੱਖੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਨ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਹੈ, ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਗਿਰਦੌਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਲੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਸਰਲੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵੇਚ ਸਕੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੇ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਲੈ ਜਾਊਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹਰਿਆਣੇ ਲੈ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਰੁਲੂਗਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਲੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਵਪਾਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘ वाले है, सारे मिलके ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ रूप भी ये ले सकता है। आज टाउन धान मंडी में सभी किसान, व्यापारी और मजदूर इकट्ठे होकर, तभी कल जो मीटिंग हुई उसके अंदर युवा था सुबह कलेक्टर साहब से सभी मिलेंगे।
तो सरकार का ये पता नहीं है किसको फायदा देना चाहता है। जब किसान, मजदूर और व्यापारी तीनों ही परेशान हैं और तीनों चक्कर निकाल रहे हैं, तो ये किसको फायदा देना चाहते हैं? ये झूठी वाई लूटने का काम बंद करें और किसान को परेशान करने का काम वो बंद करें। एक झूठी वाई कभी जोक शुरू कर दी हमने, सरसों की खरीद शुरू कर दी। सरसों की एक डेयरी बिकी है, मात्र एक डेयरी। एक डेयरी में कितने इतने सरसों और जो कितने के एरिए के अंदर है, वो कणक आएगी बम्पर फसल। और जो प्रकृति ने तो जो मार की है ये प्रशासन भी कभी इनके साथ मिला हुआ है और प्रकृति के साथ साथ कभी प्रशासन भी मारने को किसान पर उतारू हो रहा है। और अगर ये हमारी जो काम ये है अगर नहीं करते हैं तो इसका जो खामियाजा है वो प्रशासन भुगतेगा और प्रशासन देख लेगा। किसान और मजदूर और व्यापारी जब तीनों एक होकर जो काम करेंगे वो कभी अलग ही होगा और इसकी समस्त जिम्मेवारी जो है प्रशासन की होगी। और के व्यापारी, जंक्शन के व्यापारी, किसान नेता और मजदूर नेता सभी ने आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है। जो एक तो चमक खत्म होगी गेहूं की, उसके लिए भी 100% में छूट मिले और एक ऑनलाइन जो है उसको ऑफलाइन किया जाए, जिससे किसान और व्यापारी कोई भी परेशान ना हो, जिससे गेहूं कणक तुल जाए। परंतु कलेक्टर साहब ने ये आश्वासन दिया है कि लस्टर लॉस का तो मुद्दा है, आज मीटिंग है जयपुर में, उसमें हल हो जाएगा। परंतु 100% का तो हम नहीं कह सकते, परंतु उसका हल हो जाएगा। परंतु जो ऑनलाइन है उसके लिए राज्य सरकार को हम लिख के दे देंगे, ये राज्य सरकार का मसला है, वो इसको हल कर सकती है। यदि नहीं हुआ, हम कोशिश कर रहे हैं, तो यदि कणक ज़्यादा आ गई उसके बाद उग्र हो जाएगा आंदोलन। किसान, व्यापारी, मजदूर सब आंदोलन करेंगे, चक्का जाम भी कर सकते हैं, हड़ताल भी करेंगे यदि हो सका। इसलिए गवर्नमेंट को हमने अवगत करा दिया है। पूर्ति विभाग द्वारा गेहूं खरीद के लिए एक पोर्टल विकसित किया गया है, जिसमें जन आधार कार्ड, गिरदावरी और बैंक खाते की डिटेल चाहिए गई है। इस संदर्भ में आज व्यापारी है यहाँ जिला कलेक्टर महोदय को मिले हैं, तो पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं और आगे अब आने वाले दिनों में किसानों को तारीखें देनी शुरू कर देंगे और खरीद सुचारू हो जाएगी। सर, ये कहते समस्या आ रही है, इसको ऑफलाइन शुरू किया जाए खरीद? वो तो राज्य सरकार पर निर्भर। जिला पुलिस की ओर से विशेष अभियान चलाकर 91 कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान 91 जनों को ही गिरफ्तार किया गया है, साथ ही एक चौपहिया वाहन भी जब्त किया गया है। जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने बताया कि पुलिस मुख्यालय महानिरीक्षक पुलिस बीकानेर रेंज के निर्देशानुसार गैंगस्टर, वांछित अपराधियों, संगठित अपराधों में लिप्त अपराधियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई के तहत शनिवार सुबह 10 बजे तक चलाए गए विशेष अभियान के तहत कुल 91 कार्रवाइयों में 91 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। एक चौपहिया वाहन भी जब्त किया गया। एनडीपीएस एक्ट के तहत 18 कार्रवाई कर 18 जनों को, आर्म्स एक्ट के तहत 3 कार्रवाई कर 3 जनों को, आबकारी एक्ट के तहत 15 कार्रवाइयां करते हुए 15 जनों को गिरफ्तार किया गया है। शांति भंग की आशंका में 34 जनों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा 6 स्थायी वारंटी, 12 गिरफ्तारी वारंटी गिरफ्तार किए गए हैं, 2 कुर्की वारंटी गिरफ्तार किए गए हैं, जबकि जो 2 जनों को अलग अलग मुकदमों में वांछित होने पर गिरफ्तार किया गया है। ड्रीमलैंड कॉलोनी की सीवरेज पाइप को रॉयल ड्रीमलैंड कॉलोनी के कुछ नागरिकों की ओर से प्लग लगाकर बंद करने से दोनों कॉलोनियों के बाशिंदे शनिवार को आमने सामने हो गए। विवाद बढ़ता देख जंक्शन थाना से पुलिस अधिकारियों को मौके पर पहुंच समझाइश करनी पड़ी। मौके पर काफी संख्या में कॉलोनी वासियों की भीड़ उमड़ पड़ी। अभी करा देंगे। आप जब सूखे पानी को सारो पानी बड़ा इकट्ठा हो आगे सगाई बात करी, मगर चलो नालो डाल दियो बेटा वो काम करना बस वो देखो ना रे वो उसको ताला डाल के नाले सीवरेज डालो फटो फटो देखिए होते ड्रीमलैंड कॉलोनी के बाशिंदे सुनील शर्मा ने बताया कि पिछले 15 सालों से ड्रीमलैंड कॉलोनी का गंदा पानी रॉयल ड्रीमलैंड कॉलोनी के पीछे बने सीवरेज सिस्टम में जा रहा है। वह लगातार चल रहा था। उसमें कुछ समस्या आने पर रॉयल ड्रीमलैंड कॉलोनी के कुछ बाशिंदों ने सीवरेज लाइन में शुक्रवार शाम को बंद प्लग लगा दिया। इस वजह से कॉलोनी में काफी गंदा पानी इकट्ठा हो गया। मकानों को भी नुकसान हो रहा है, बदबू भी आ रही है। सुनील शर्मा के अनुसार रॉयल ड्रीमलैंड कॉलोनी के नागरिक बेवजह गुंडागर्दी करने पर उतारू हैं। उनकी मांग है कि बंद प्लग को खुलवाया जाए।
उन्होंने इसके लिए कॉलोनाइजर को जिम्मेदार ठहराते हुए समस्या समाधान करने की मांग की। विवाद सीवरेज के पानी को लेकर है, जो पिछले 15 सालों से ड्रीमलैंड का पानी रॉयल ड्रीमलैंड के सीवरेज सिस्टम के अंदर बैक साइड में जा रहा है और वो रेगुलर चल रहा है। उसमें प्रॉब्लम हुई है, उस वजह से कुछ कॉलोनी के कुछ बंदों ने यहाँ पे बंद प्लग लगा दिया है, जिस वजह से यहाँ पे बहुत सारा पानी इकट्ठा हो गया। मकानों को भी नुकसान हो रहा है, बदबू भी आ रही है, मच्छर भी हो रहे हैं और उन्होंने गुंडागर्दी कर रहे हैं। कहते हैं जी हम तो बंद प्लग लगा देंगे और उसको खोल के दिखाओ। हम उनसे लड़ाई नहीं करना चाहते। प्रशासन आया हुआ है, प्रशासन से हमारी हमने उनसे बात की कि प्रशासन को बुला के आराम से बात करते हैं, तो गुंडागर्दी पे उतरा है। अब प्रशासन आया हुआ है, प्रशासन जो निर्णय लेगा उस हिसाब से हम चलेंगे। हमारी एक ही डिमांड है भी इस बंद प्लग जो लगाया गया है उसको खुलाया जाए। आज हमारे ड्रीमलैंड कॉलोनी वासियों की तरफ से मीटिंग इस चीज़ पे रखी गई है कि ये कॉलोनाइजर है उनकी तानाशाही की जा रही है। कॉलोनाइजर के द्वारा क्या है कि अपनी कॉलोनियों को बेचने के लिए एक के पीछे आगे से आगे कॉलोनियाँ काटते जा रहे हैं और पहले जो पानी की सीवरेज की व्यवस्था है वो नहीं की जा रही और पीछे जब भी कॉलोनियाँ काट रही है उनको पीछे अपने मकान प्लाट बेचने के लिए वापस उसी सीवरेज के पानी को हमारी कॉलोनी के अंदर इंटर किया जा रहा है, जो कि एक कोई स्थायी व्यवस्था नहीं है। उसे एक टेम्परेरी रूप देके और इसमें वापस इसी में मिलान किया जा रहा है। हालांकि इस जो कॉलोनी हमारी कॉलोनी की ढलान है, जो बैक साइड में जब हमें प्लॉट बेचे गए थे उस टाइम ये कह के दिया गया था कि आपको पानी, सीवरेज, रोड, लाइट की व्यवस्था दी जाएगी और आज वही कॉलोनाइजर ये बोलते हैं कि ये कॉलोनियाँ हमारी नहीं है जी, हम इनमें इंटरफेयर नहीं करेंगे जी, क्योंकि उन्होंने तो इस कॉलोनी को बेच दिया है। अब तो वो आगे कॉलोनियाँ बेचनी है तो उनको व्यवस्था करके दे रहे हैं और उनको व्यवस्था करने के लिए क्या किया जा रहा है, उनकी व्यवस्था अच्छी करने के लिए हमारी कॉलोनी में उनका सीवरेज का पानी निकाला जा रहा है, जिसे हमने आज रोक दिया गया है। सबसे पहले तो मैं सरकार से ये अनुरोध करना चाहूँगी कि जब भी कोई डेवलप कॉलोनी करते हैं, चाहे कोई भी हो XYZ, तो सबसे पहले उसकी जो सिस्टमेटिकल व्यवस्था होती है उस पर क्यों नहीं प्लानिंग की जाती है। जब कॉलोनी बस जाती है, हजार समस्याएं जब सामने आ जाती हैं, उसके बाद कॉलोनी के जो बाशिंदे होते हैं उनको जो समस्याओं का सामना करना पड़ता है, फिर हम जैसे आज आवाज़ उठा रहे हैं वैसे और कॉलोनी वाले भी आवाज़ उठाते हैं। तो पहले कॉलोनी की जो विकास की व्यवस्थाएं हैं वो पूरी तरह से सुचारू हों, उसके बाद मकानों को बनाया जाए और सिस्टम स्टार्ट किया जाए। तो यही समस्या हमारे सामने भी आ रही है। पहले हमारी फर्स्ट ड्रीमलैंड कॉलोनी थी जो पिंटू भाई साहब ने बनवाई थी, उसके बाद में रॉयल स्टार्ट हुई। रॉयल स्टार्ट होने पर हम लोगों को ये बताया गया था कि वहाँ पर ऑटो फिल्ट्रेशन सिस्टम होगा, सीवरेज का ये होगा वो होगा, पर आज उन लोगों को भी समस्या आ रही है। ये बात नहीं कहना चाहती कि ये सिर्फ हमारी कॉलोनी की ही समस्या है, वो भी अपनी जगह सही है, क्योंकि जिनके घरों के आगे गंदगी आ रही है, स्मेल आ रही है, तो वो कुछ ना कुछ स्टेप तो उठाएंगे ही। पर समस्या दोनों कॉलोनी की है और आगे अगर वो लोग और कॉलोनीज काटते हैं तो ये समस्या उन बाशिंदों को भी आने वाली है। वहीं रॉयल ड्रीमलैंड कॉलोनी निवासी सुनील काजला ने कहा कि उन्होंने सीवरेज पाइप को बंद नहीं किया, पूरी कॉलोनी में पानी की दिक्कत आ रही थी, सीवरेज का अलग से प्लांट बन रहा था। ड्रीमलैंड कॉलोनी के बाशिंदों ने उस कार्य को रोकने की कोशिश की। समझाइश की गई कि तीनों कॉलोनियों में पानी की दिक्कत है, इसलिए पाइपलाइन बिछाई जा रही है, लेकिन फिर भी ड्रीमलैंड कॉलोनी के नागरिकों ने निर्माण कार्य रोक दिया। ड्रीमलैंड का पानी उनकी कॉलोनी की तरफ आ रहा था। वे हर माह 500 रुपए सर्विस चार्ज देते हैं, जबकि ड्रीमलैंड कॉलोनी के नागरिक कोई चार्ज नहीं देते। ये 15 लाख रुपए का प्रोजेक्ट है जो कॉलोनाइजर की ओर से करवाया जा रहा है। इन कॉलोनी के बाशिंदों से रुपए नहीं लिए जा रहे, बावजूद इसके वे कार्य रोक रहे हैं। सीवरेज हमने बंद नहीं किया जी, पूरी कॉलोनी के अंदर पानी की दिक्कत आ रही थी और एक सीवरेज का जो अलग से प्लांट बन रहा था, इन्होंने उसको रोकने की कोशिश की। इनको समझाया गया अब ये तीनों कॉलोनियाँ दिक्कत है, नाले में पानी डाल रहे थे, पाइप डाल रहे थे, तीनों में पाइप डाल रहे थे, उसको निर्माण रोक दिया इन्होंने। उस दौरान सब सारे कॉलोनी वासी इकट्ठे, इनका पानी हमारी तरफ आ रहा था और हम हर महीने 500 रुपये सर्विस चार्ज देते हैं, ना कि ये कुछ भी नहीं देते, 1 रुपये भी नहीं देते, ठीक है, रुपये देते नहीं। और ये चीज़ उन्होंने क्या किया, वो सीवरेज को भी रोक दिया। उस चक्कर के अंदर कुछ नहीं है जी, मैंने कह रहे कुछ नहीं किया, सारे कॉलोनी वासी सारों ने किया, ये सारे सामने खड़े। तो अभी क्या वार्ता चल रही है? अभी कोई वार्ता नहीं है जी, अभी तो समझाइश की बात चल रही है। प्रशासन यहाँ पे आया हुआ है, वो ठीक है, इन्होंने आज की नहीं है, दिक्कतें बहुत है इसके अंदर। छोटी छोटी बातें बताऊँ तो जो ये लोग कर रहे हैं कि जी इन्होंने ये कर दिया वो कर दिया, जो रास्ता हमारा मेन 60 फुट का है वो मात्र 25 फुट का छोड़ रखे हैं अतिक्रमण। और कॉलोनाइजर पे आरोप लगा। कॉलोनाइजर कोई आरोप नहीं सर, कॉलोनाइजर इसमें क्या करे, कॉलोनाइजर सर्विस दे रहा है, 15 लाख रुपए प्रोजेक्ट है, इनसे कोई 1 रुपया नहीं ले रहा, उसके बावजूद ये काम को रोक रहे हैं जी। मौके पर पहुंचे एएसआई कृष्णलाल ने बताया कि ड्रीमलैंड कॉलोनी में पहले से सीवरेज लाइन की सुविधा दी जा रही थी, जो अब बंद कर दी गई है। दूसरी कॉलोनी के बाशिंदों का कहना है कि नया पंप सेट कॉलोनी में लगा रहे हैं, जो ये कॉलोनी वासी नहीं लगा रहे।
इसलिए पानी ओवरफ्लो होने से घरों में बदबू आ रही है। इस बात को लेकर विवाद हो गया। 3 आदमियों के मौजिज नागरिकों को बुलाकर समझाइश की गई। उधर इस घटनाक्रम से पहले शुक्रवार रात्रि को ड्रीमलैंड कॉलोनी के बाशिंदों की बैठक हुई। इसमें भी सीवरेज लाइन की समस्या को लेकर चर्चा की गई। ये एक ड्रीमलैंड कॉलोनी है जिसमें पुरानी सुविधा दे रखी थी सीवर लाइन की, वो अब बंद कर दी गई है। उनका दूसरे कॉलोनी वासियों का कहना है कि नया पंप सेट लगा रहे हैं कॉलोनी में, वो ये कॉलोनी वाले लगा नहीं रहे, इसलिए हमारे घरों में इधर ओवरफ्लो होकर बदबू आ रही है, इसलिए इनका विवाद है। अब तीनों कॉलोनी के मौजूद आदमी बुला रहे हैं थाने में और बैठ के देख रहे हैं इनको। जोधपुर के एमबीएम इंजीनियर कॉलेज के पास आउट अभियंताओं ने शनिवार को जंक्शन में गेट टुगेदर किया। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों में कार्यरत और प्राइवेट कार्य कर रहे अभियंताओं ने हिस्सा लिया और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के दौरान की यादें ताज़ा की। कार्यक्रम संयोजक जल संसाधन उत्तर संभाग हनुमानगढ़ के मुख्य अभियंता अमरजीत मेहड़ा ने बताया कि सभी जूनियर और सीनियर प्रतिवर्ष ये कार्यक्रम करते हैं। इस बार ये कार्यक्रम हनुमानगढ़ में हुआ, जिसमें सभी ने अपनी पुरानी यादें ताज़ा की। एमबीएम एल्यूमिनी मीट जो है हनुमानगढ़ गंगानगर की यहाँ करवाई जा रही है। पिछली बार ये गंगानगर में करवाई थी, इस बार हनुमानगढ़ में। इसके ये एक स्नेह मिलन कार्यक्रम है जिसके अंदर की हमारे एमबीएम कॉलेज के जो सभी पास आउट स्टूडेंट्स हैं, आज एरिया के अंदर जिस क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं, हम सभी एकत्रित होते हैं, मिलजुल के अपने जो पुराने हमारे दिनों की पुरानी यादें उनको ताज़ा करते हैं और आपस में मिलके कोई किसी भी स्तर पे हमें कोई काम में कोई हेल्प करनी है बच्चों में, तो हम बैठ के काम करते हैं। तो ये एक हमारा पारिवारिक एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज का स्नेह मिलन संभव है। 1950 में स्थापित हुआ और इसके पड़े हुए एल्यूम्स देश विदेश में, स्टेट्स में, विषम परिस्थितियों में अपना विकास में सहयोग दे रहे हैं, योगदान दे रहे हैं, जो कि अब यूनिवर्सिटी का रूप धारण कर चुका है। और जो चीफ इंजीनियर साहब ने बताया, उसी कारण ये गेट टुगेदर सीनियर जूनियर्स और साथ वालों का एक बेटर मीट हो, अपने सुख दुख शेयर कर सकें, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकें और अपनी एक पुरानी यादें कॉलेज की शेयर कर सकें, जो कि बहुत ही बेनिफिशियल होगा। जैसे अमरजीत सिंह जी हैं, अश्विनी वैष्णव जी हैं, बीएल मोहता जी हैं, इसके सिवाय क्या क्या नाम ले, एमपी पूनिया जी हैं जो किसी कारण नहीं आ सके, ओपी बिश्नोई अब खड़े हैं जो यहाँ के बड़े आर्किटेक्ट हैं, वो भी इस कॉलेज के पास आउट है। तो विभूति है इस कॉलेज की, इसलिए विश्वेश्वरैया जी और मुगनी राम जी बावगढ़ संस्थापक के सामने आज हमने सारा कार्य किया। एमबीएम कॉलेज जो कि इस राज्य का ही नहीं, इस देश के सबसे पुराने इंजीनियरिंग कॉलेजेस में से एक है। उस कॉलेज के गंगानगर हनुमानगढ़ क्षेत्र में निवास करने वाले या वहाँ सेवा करने वाले या वहाँ नौकरी कर चुके, विभिन्न महकमों में कार्य करने वाले जो इस कॉलेज के एलुमिनाइज हैं, उनकी एक मीटिंग कह सकते हैं इसको, जो ये प्रोग्राम आज रखा गया है जाट भवन हनुमानगढ़ जंक्शन में। और यहाँ जो इस कॉलेज के वरिष्ठ सदस्य हैं वो अपने जूनियर्स को अपने अनुभव साझा करते हैं, ताकि वो जिन क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, सेवाएं दे रहे हैं, वहाँ वो अपने क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन कर सकें, उनके अनुभवों से कुछ सीख ले सकें और साथ ही साथ उनका इंटरेक्शन जो अपने सीनियर्स के साथ है वो भी बढ़ा सके। तो इस मकसद से इन कार्यक्रमों का ये तीसरा प्रोग्राम है हनुमानगढ़ गंगानगर के लिए। एक साल ये गंगानगर में करवाया जाता है, एक साल हनुमानगढ़ में करवाया जाता है। में लोग दिल्ली से आए हैं, जयपुर से आए हैं, बाड़मेर से आए हैं और मुख्यतः गंगानगर और हनुमानगढ़ के रहने वाले, चाहे वो देश के किसी भी हिस्से में हैं, वो उनको निमंत्रित किया गया था। लेकिन अधिकतर लोग गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों से हैं, जो कि मुख्यतः वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, सूरतगढ़ थर्मल पावर कॉरपोरेशन। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के हनुमानगढ़ आगर की ओर से सालासर जाने वाले यात्रियों के लिए अबोहर से रोडवेज की सीधी बस सेवा शुरू की जा रही है।
सोमवार से यह सेवा शुरू होगी। इससे सालासर जाने वाले श्रद्धालुओं को सुविधा होगी। हनुमानगढ़ आगार के यातायात प्रबंधक विकास कुमार नायर ने बताया कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों व जनता की ओर से काफी समय से मांग की जा रही थी कि हनुमानगढ़ से सालासर के लिए रोडवेज बस की सुविधा उपलब्ध करवाई जाए। इस मांग के मद्देनजर सोमवार को रोडवेज की नई बस सेवा शुरू की जा रही है, जो अबोहर से सालासर जाएगी। पंजाब क्षेत्र के सभी श्रद्धालुओं की काफी समय से मांग थी कि सालासर के लिए रोडवेज की सीधी बस सेवा शुरू की जाए। नई बस सेवा शुरू होने से पंजाब राज्य के श्रद्धालु भी लाभान्वित होंगे। उन्होंने बताया कि हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से सालासर मेले में जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए रोडवेज की बसों में 50% रियायत की घोषणा की गई है। मेले में जाने वाले श्रद्धालुओं को किराए में 50% की छूट दी जाएगी। महिलाओं को केवल निगम की साधारण सेवाओं में 50% की छूट वर्तमान में दी जा रही है। बाकी सभी एक्सप्रेस सेवाओं व अन्य वॉल्वो बसों में 30% की छूट दी जा रही है। उन्होंने बताया कि नई बस सेवा शुरू होने से स्थानीय जनता को सालासर के लिए सीधी बस सेवा मिलेगी। इससे यात्रियों को काफी सुविधा होगी। अभी महिलाओं को 30% की छूट मिलेगी। मेले के दौरान सभी श्रद्धालुओं को यात्री किराए में 50% की छूट मिलेगी। बस का चयन कर लिया गया है, रूट चार्ट तैयार है। सोमवार से नई बस सेवा शुरू होगी। स्थानीय जनप्रतिनिधियों व जनता की काफ़ी समय से एक डिमांड आ रही थी कि यहाँ से सालासर के लिए रोडवेज की कोई डायरेक्ट सेवा उपलब्ध नहीं है। तो सोमवार से हम एक नई बस सेवा शुरू कर रहे हैं जो अबोहर से सालासर के लिए जाएगी। अबोहर से पंजाब राज्य के जो श्रद्धालु हैं उनके भी काफ़ी समय से ये मांग थी कि डायरेक्ट सालासर के लिए राजस्थान रोडवेज की कोई बस शुरू की जाए। अभी वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा सालासर मेले में जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी रोडवेज की बसों में 50% रियायत की घोषणा की गई है। तो मेले में जाने वाले सभी श्रद्धालुओं को यात्री किराए में 50% की रियायत दी जाएगी। और अभी वक्त तक ब्रेक था। कई जगहों पर कोरोना के नए वेरिएंट के कारण संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। हालांकि हनुमानगढ़ में अभी तक कोरोना का कोई पॉजिटिव केस नहीं आने का दावा चिकित्सा विभाग कर रहा है, लेकिन राजकीय और निजी अस्पतालों में इन दिनों खांसी जुकाम के लक्षण वाले मरीजों की भीड़ उमड़ रही है। खतरे की घंटी के बीच भी लोग मास्क नहीं पहन रहे, न ही सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा है। इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। डॉक्टर सुखवीर सिंह गेट ने कहा कि इन दिनों मरीजों पर मौसम की मार पड़ रही है। इन दिनों खांसी जुकाम के लक्षण वाले मरीज अधिक आ रहे हैं। सांस की तकलीफ के मरीज भी उनके पास जांच करवाने आ रहे हैं। कई जगहों पर कोविड के मरीज भी तेजी से सामने आ रहे हैं। इसलिए नागरिकों से अपील है कि वे खांसी जुकाम को हल्के में न लें। अभी तक ये सुखद बात है कि कोविड का कोई मरीज सामने नहीं आया। खांसी जुकाम के लक्षण नजर आने पर चिकित्सक की सलाह लें, मास्क लगाकर रखें, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें। अगर किसी में कोविड के लक्षण हैं तो घबराएं नहीं, जांच करवा उचित इलाज लें। लेकिन इन दिनों में मौसम की मार जरूर मरीजों को कुछ तो है कि भाई 17 दिन हम बाहर रहे, कुछ मौसम की मार की वजह से इन दिनों में खांसी बुखार के ये लक्षण वाले मरीज ज़्यादा आ रहे हैं। इन दिनों में कोविड भी फैल रहा है, चल रहा है। तो मेरी तो सभी से निवेदन है कि भाई इसको लापरवाही में नहीं लें, भी जुकाम है ठीक हो जाएगी, डॉक्टर की सलाह लें, मास्क वगैरह लगा के रखें, डिस्टेंस का पालन करें, थोड़ा दूरी से बना के रखें। और तकलीफ हो जाए कर जाए तो इसमें कोई शर्म वाली वो बात नहीं होती। भी अपने सीएम को भी हो गया, पूर्व सीएम को भी हो गया, तो ये कोई ज़्यादा दुखदायी बात नहीं है। लेकिन जांच वगैरह टाइम पे करवाएं करें, डॉक्टर कहें करवाएं तो सारी सलाह का पालन करें। वहीं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रमाशंकर आसोपा ने बताया कि इस मौसम में सर्दी, खांसी, जुकाम के केस अधिक आ रहे हैं। इन लक्षणों वाले मरीजों को ठीक होने में 2 से 3 गुना समय अधिक लग रहा है।
इसमें दवाइयां भी काम नहीं कर रही, क्योंकि यह सब वायरस की वजह से हो रहा है। इससे बचाव के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है भीड़ भाड़ से बचें। परिवार में किसी को खांसी जुकाम है तो मरीज के साथ अन्य सदस्य मास्क का प्रयोग करें। साथ ही एक दूसरे से सामाजिक दूरी रखें। छोटे बच्चों का अधिक बचाव करने की जरूरत है। अगर किसी बच्चे को खांसी जुकाम है तो उसे आइसोलेट करें। अधिक पानी का सेवन करें, अच्छी डाइट लें और समय समय पर हाथों को सैनिटाइज करते रहें। जो इस मौसम के अंदर सर्दी जुकाम खांसी के केसेस ज़्यादा आ रहे हैं। जो सर्दी जुकाम खांसी हो रहा है वो नॉर्मल से डबल या ट्रिपल टाइम ठीक होने में ले रहा है, और इसमें दवाइयाँ ज़्यादातर इनइफेक्टिव हैं क्योंकि ये सब वायरस की वजह से हो रहा है। जो इस बीमारी के वायरस हैं वो थोड़े से एटिपिकल वायरसेस हैं। अभी जिसके अंदर इन्फ्लुएंजा H3N2, एडिनो वायरस, कॉक्साकी और कभी कभी रेस्पिरेटरी सिंसिटिव वायरस के भी इन्फेक्शन आ रहे हैं। तो ये एक तरह से किसी को जब हो जाते हैं तो जुकाम और खांसी रहती है, जिसमें जुकाम भी लंबे टाइम तक चलता है और खांसी भी दवा देने के बावजूद भी लंबे टाइम तक चलती है। कभी कभी यूजुअली जो इनका ड्यूरेशन 5 से 7 दिन होता है, 21 दिन तक जो है वो चलता रहता है। इससे बचाव के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है भीड़ भाड़ से बचें। अगर परिवार में किसी को एक को खांसी जुकाम हो जाती है तो मास्क का उसको प्रयोग करें और थोड़ा उससे डिस्टेंस बनाए रखें, क्योंकि बच्चों में डिस्टेंस बनाना ये कॉमन जो है थोड़ी सी दिक्कत आती है कि छोटे बच्चे आपस में बहुत जल्दी मिलते हैं, तो इसलिए वो क्रॉस इन्फेक्शन के शिकार भी बहुत जल्दी होते हैं। तो जहाँ तक संभव हो, जो जिस बच्चे को ज़्यादा खांसी जुकाम हो रही है उसको आइसोलेट करके रखें अलग। अगर फिर भी वो बच्चों के साथ हिलना मिलना चाहता तो उसको मास्क लगा के रखें। और परिवार में और भी किसी को खांसी जुकाम हो जाए, बड़े आदमी को भी, अभी क्या छोटे बच्चों में भी हो रही है, बड़ों में भी हो रही है। तो बड़ों से छोटों में हो जाती है, छोटों से वापस बड़ों में हो जाती है। तो एक साइकिल चल ही रहा है। जिस परिवार में एक बार चालू हो गया तो ये करीबन महीना भर जो है चलता रहता है। कभी किसी को हो गया, कभी किसी को हो गया। और बाकी डाइट अच्छी लें, पानी ज़्यादा पिएं, इन चीज़ों को लें और अपने आप को भीड़ भाड़ से और बीमार लोगों से पास जाने से बचाएं। हाथ अपने हमेशा साबुन से धोते रहें। टिब्बी कस्बे में फूड पॉइजनिंग से 40 से 45 भेड़ों की मौत हो गई। 1 दर्जन से अधिक भेड़ों की हालत गंभीर बनी हुई है। जानकारी के मुताबिक जाफर खान पुत्र बलिदाद निवासी मनोहरिया महाजन टिब्बी शुक्रवार दोपहर को अपनी भेड़ों को चराकर ले जा रहा था। इसी दौरान तारासिंह ढाणी के पास बस अड्डे पर डाले गए चावल खा लिए, जिसके बाद रात्रि को करीब 3 बजे भेड़ों की तबीयत बिगड़नी शुरू हुई तो शनिवार सुबह तक 40 से 50 भेड़ों की मौत हो गई। सूचना के बाद मौके पर पशु चिकित्सा अधिकारी ने गंभीर भेड़ों का इलाज शुरू किया, जिसमें भेड़ों द्वारा चावल खाने की बात सामने आई है। नायब तहसीलदार रणवीर फूले और पटवारी दीपक कुमार ने मौके पर पहुंचकर संबंधित भेड़ पालक जाफर खान से बातचीत की और घटनास्थल का मौका मुआयना कर रिपोर्ट तैयार करवाई। चावल खाने से ढाणी तारासिंह वली के बस अड्डे पर भी एक गाय की हालत गंभीर बनी हुई है। अभी टिब्बी में जाफर खान जी जो कि एक पशुपालक है और इनकी भेड़ें कल एक ख़राब चावल खाने के कारण बीमार हो गई थी और उन चावल के फलस्वरूप लगभग 40 से 45 भेड़ें मर चुकी हैं। यद्यपि लोकल जो पशु चिकित्सक और अन्य जो स्टाफ है उनके द्वारा उपचार किया गया था और फिर भी कुछ भेड़ें हैं उनमें सही हो चुकी है, लेकिन अभी भी 10 से 15 भेड़ें बीमार है। अभी देखा है मौके पे उस पर लगभग 40 से 45 भेड़ें मर चुकी हैं और 10 से 15 अभी भी बीमार चल रही है। कल 7 तारीख के 10-11 बजे अड्डे पर ले गए थे, वहाँ कोई हरे चारे के अंदर वो डाला था चावल, तो वो चावल खा लिए उन्होंने। वो खाने के बाद तो पहले तो हमारे को पता नहीं चला,
करीबन रात के 3-4 बजे हमको पता चला है, तब हम डॉक्टरों को बुलाया, जिसमें से जी 40-45 नग तो हमारे मर चुके हैं। अच्छा। और 5-10 नग अभी पड़े हैं, उनको कुछ कह नहीं सकते जी। अब तो ट्रीटमेंट तो करके गए हैं, 72 घंटे का बताया, 72 घंटे से पहले तो कुछ नहीं बता सकते। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।